हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिन्हें यूजीसी नेट कॉमर्स 2023 में पूछा गया था। कॉमर्स की 2 शिफ्ट्स हमारी हुई यूजीसी नेट 2023 में, राइट। इन दोनों शिफ्ट्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज इस लेक्चर में हम उन सबको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हाइल सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स ऑन डेमोग्राफिक बेसिस। तो देखिए, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हमारे पास होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम एक्सेट्रा, राइट। सो डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर जो हमारी सेगमेंटेशन होती है, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट दी गई है low predictability of consumer choice behavior and high cost of measurement. Second is low predictability of consumer choice behavior and low cost of measurement. Third is high predictability of consumer choice behavior and low cost of measurement. And fourth is high predictability of consumer choice behavior and high cost of measurement. So देखिए, दो पैरामीटर्स की बात यहाँ पर करी गई है। एक है कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर, राइट, और दूसरा है हाई कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो देखो, जो हमारी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है उसमें जो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है कंज्यूमर चॉइस की, वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि देखिए, एज, जेंडर, इनकम, कई बार देखिए होता है कि जैसे कि एज है, राइट, तो सिमिलर एज के दो लोग होते हैं लेकिन उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कंज्यूमर की चॉइस क्या होगी ये हमें इतनी आसानी से पता नहीं चल पाता है। तो डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो जो प्रिडिक्टिबिलिटी है हमारी वो लो रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट की, कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट से यहां पर मतलब है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, अब हमारा जो भी टारगेट मार्केट है, जब उसका हम डेटा कलेक्ट करेंगे, डेमोग्राफिक्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखिए, डेमोग्राफिक का जो डेटा होता है ये इजीली अवेलेबल होता है, जल्दी आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी लो आती है। तो कंज्यूमर चॉइस जो बिहेवियर है उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी भी लो होगी और कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है वो भी लो होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। देखिए, ये डायग्राम है यहाँ पर, यहाँ से आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देखिए, एक साइड दिया गया है कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट और दूसरी साइड है हमारे पास प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर। सो अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो देखिए, डेमोग्राफिक में होता क्या है, लो होती है हमारी कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की प्रिडिक्टिबिलिटी और कॉस्ट भी हमारी लो होती है। जैसे जैसे आप बिहेवियरल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये हाई होती चली जाएगी। सो बच्चे इस चीज को याद रखना है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में प्रिडिक्टिबिलिटी एज वेल एज जो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है दोनों लो रहेगी और बिहेवियरल के केस में दोनों हाई रहेगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था बेस्ड ऑन मार्केट सेगमेंटेशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी एनालिटिकल आपको यहाँ पर सोचना पड़ता, राइट। सो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस। तो बिजनेस की डेफिनेशन के ऊपर ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो बिजनेस क्या होता है ये हमें बताना है और हमें बताना है कि मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी नहीं है, राइट। तो बिजनेस को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्री, सेक्टर, राइट, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वी रन अ रेल रोड। सेकेंड इज बी हेल्प improve ऑफिस प्रोडक्टिविटी। थर्ड इज बी सप्लाई एनर्जी एंड फोर्थ इज बी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करी गई है। सो मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है? मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को सर्व करने की, जहां पर हम बात कर रहे हैं हमें पता चल रहा है कि हमारे कस्टमर कौन होंगे, राइट, और उन कस्टमर के लिए हम कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बी डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है हम इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम सेल कर रहे हैं, राइट। तो कस्टमर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट हम वहां पे कर रहे हैं। बी सप्लाई एनर्जी, जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यस, वहां पर भी एक मार्केट की बात हो रही है कि किसी ना किसी मार्केट को ही तो हम सर्व कर रहे हैं ना। इसके अलावा भी हेल्प इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि जो भी ऑफिस हैं हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम
एक पर्टिकुलर मार्केट को सर्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वी रन अ रेल रोड, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली बात हो रही है वी रन अ रेल रोड, तो यहाँ पर एक सेक्टर की बात हो रही है कि इंडस्ट्री की बेसिकली बात हो रही है। सो वी रन अ रेल रोड एक सेक्टर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ना कि मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ऑन द नॉलेज ऑफ बिजनेस और मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट का, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो नॉलेज हमारा होता है, जो हम स्टडी करते हैं, उसके बेस के ऊपर ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। Next question is, in which one of the following concepts a buyer is passively involved in an exchange transaction and he accepts whatever is offered to him by a marketer? So देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बायर है वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में पैसिवली इन्वॉल्व होता है, और जो भी एक मार्केटर उसे सेल कर रहा है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी ऑफर कर रहा है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा किस सिनेरियो में होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर कर पाएंगे। चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हमारा बनेगा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। राइट, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि एक मार्केटर को ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए जिनकी कॉस्ट कम आए। कॉस्ट कम आएगी तो आप कस्टमर से भी कम कॉस्ट चार्ज करोगे, और आपको मास प्रोडक्शन करनी है। मास प्रोडक्शन क्यों करनी है? ताकि वाइडली आप मार्केट को प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सको। और ये जो कंसेप्ट है ये इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे उसको कंज्यूमर खरीद लेगा। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो वाइडली अवेलेबल होना चाहिए और लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारा कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कंज्यूमर पैसिवली इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, और जो उसे ऑफर करा जा रहा है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इट इज बेसिकली प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप बनाओ। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि आप परसुएड करो कंज्यूमर को। और मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए हमें प्रोडक्ट बनाना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए काफी इजी ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। प्रोडक्शन कंसेप्ट के ऊपर ये पूछा गया था, क्लास में भी ये कवर था। प्रोडक्शन कंसेप्ट की डेफिनेशन भी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। Next question is, after COVID-19 which of the following are upskilling enablers for women in India? So देखिए आफ्टर COVID-19 सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वुमेन के लिए इंडिया में आफ्टर द कोविड-19 अपस्किलिंग एनेबलर्स क्या क्या रहे हैं। अब अपस्किलिंग क्या होती है? अपस्किलिंग का मतलब होता है अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, यानी कि नए स्किल्स को सीखना, एडवांस स्किल्स को सीखना। 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वी इज फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज, सी इज वर्क फ्रॉम होम, डी इज नीड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, एंड ई इज विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। तो कब कोई खुद को अपस्किल करेगा? एक वुमन खुद को कब अपस्किल करेगी? जब इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा? जी नहीं, देखिए बिल्कुल ही इरेलीवेंट बात ये कही गई है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अपस्किलिंग से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। सेकंड है आफ्टर कोविड 19 वुमेन गॉट फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज। राइट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम की आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। राइट, तो यस इट इज अ रीजन ऑफ अपस्किलिंग। वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, इट इज आल्सो रीजन ऑफ अपस्किलिंग। राइट, नीडेड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी। आफ्टर कोविड 19 भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिसरप्टिंग द इंडस्ट्रीज। राइट, तो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो खुद को रेलिवेंट अगर आपको रखना है तो अपस्किल यहाँ पे करना पड़ेगा। सो डी इज आल्सो राइट। एंड विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। सो आफ्टर कोविड 19 क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज ने दोबारा अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाया। बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने ले ऑफ भी कर दिया था। राइट, उन्होंने भी दोबारा अपने एम्प्लॉयज को रखा। राइट, जब आफ्टर कोविड 19 चीजें नॉर्मल हुई, सो दोबारा से बिजनेस नॉर्मल हुआ, तो जो हायरिंग थी वो दोबारा हुई। तो जो ये जो बिलिंगनेस थी कि हमें दोबारा काम करना है, इससे भी जरूरत पड़ी कि आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर चीजें बदलती हैं। तो बी सी डी ई ये सारे ही एनेबलर्स हैं अपस्किलिंग के। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो जनरल सा ही ये देखिए क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस और मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड करंट हैपनिंग्स। जो भी करंट चल रहा है, जो हो रहा है, उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
Next question is e-commerce and large retailers in India bet big on mega consumption events on which of the following days। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई कॉमर्स और जो लार्ज रिटेलर्स हैं इंडिया में, ये मेगा जो कंजम्पशन इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेट करते हैं, यानी कि वहां पर कंज्यूमर्स को काफी ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन कौन से दिन होते हैं, राइट। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे एंड अक्षय तृतीया। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ए बी सी डी ई सारे के सारे ही मेगा कंजप्शन इवेंट्स हैं। तो इन सभी के ऊपर जो लार्ज रिटेलर्स हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेट करते हैं, वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं इन सभी दिनों के ऊपर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए बी सी डी एंड ई। तो देखिए ये भी एक जनरल सा ही क्वेश्चन था बेस्ड ऑन करंट इवेंट्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग, की जो जनरली होता रहता है हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, किस तरह से कंपनीज अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉमन सेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था और काफी इजी था इसको सॉल्व करना। Next question is which of the following are to be determined to estimate current market demand। तो देखिए आपको करंट मार्केट डिमांड यहाँ पर जाननी है कि हमारी जो करंट मार्केट डिमांड है वो कितनी है, उसको आपको एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए क्या क्या डिटरमाइन करा जाना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। 5 ऑप्शंस इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं। पहला है टोटल मार्केट पोटेंशियल, B is area market potential, C is analyze past sales, D is sales force input and E is market share। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि करंट मार्केट डिमांड को एस्टिमेट करना है, राइट। आप इन पांचों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो एक बार के लिए आपको लगेगा कि ये पांचों के पांचों ही होने चाहिए, राइट। एक बार के लिए पढ़ने में तो लग रहा है कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। लेकिन हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो तीन हमारे जो ऑप्शंस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे टू एस्टिमेट द करंट मार्केट डिमांड वो हमें बताना है। तो अब ये तीन ऑप्शंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है टोटल मार्केट पोटेंशियल। अगर आपको करंट मार्केट डिमांड जाननी है, टोटल मार्केट पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। एरिया मार्केट पोटेंशियल भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखिए दिया गया है एनालाइज पास्ट सेल्स एंड सेल्स फोर्स इनपुट एंड मार्केट शेयर। तो अगर आपको करंट मार्केट डिमांड जाननी है, सो यू शुड नो कि व्हाट इज योर मार्केट शेयर बेसिकली, राइट। सो ए बी एंड ई ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अब सी और डी को हमने क्यों एलिमिनेट करा, तो देखिए सी में बोला जा रहा है एनालाइज पास्ट सेल्स। तो पास्ट सेल्स और जो सेल्स फोर्स इनपुट है इन दोनों की हेल्प से हम एनालाइज करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर डिमांड, राइट। करंट डिमांड के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास तीन फैक्टर्स होंगे वो होंगे टोटल मार्केट पोटेंशियल, एरिया मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केट शेयर। अगर हमें फ्यूचर डिमांड को प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एनालाइज पास्ट सेल्स एंड सेल्स फोर्स इनपुट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए बी एंड ई ओनली। सो देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन था ये बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डिमांड। सो देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन था, आपको इसमें ऑप्शंस को एनालाइज करना पड़ता, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे भी हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं बिकॉज आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था करंट मार्केट डिमांड और फ्यूचर डिमांड एस्टिमेशन को, राइट। Next question is which of the following are social factors influencing consumer behavior। So consumer behavior को कौन कौन से social factors influence करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है, right। So देखिए बहुत difficult question ये नहीं है। अगर आपने consumer behavior को कौन कौन से factors affect करते हैं ये पढ़ा है तो आसानी से आप इस question को solve कर पाएंगे। 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है कल्चर, देन सोशल क्लास, देन ग्रुप्स, उसके बाद है फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। तो यहाँ पर भी आपको एक बार के लिए पढ़ने में लग सकता है कि सारे ही सोशल फैक्टर्स होंगे, राइट। लेकिन देखिए सारे ये सोशल फैक्टर्स नहीं है। अगर आपने सोशल फैक्टर्स पढ़े हैं आप आसानी से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो देखिए कल्चर और सोशल क्लास ये सोशल फैक्टर नहीं होते, ये कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ग्रुप्स, राइट। इसमें जो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं वो आते हैं, साथ में फैमिली एंड रिलेटिव्स और साथ में रोल्स एंड स्टेटस। तो ये हमारे आते हैं सोशल फैक्टर्स। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज सी डी एंड ई ओनली।
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में भी कवर था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपने पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। एक बात है, देखिए यहाँ पर सोशल फैक्टर्स में कई बार हम सोशल क्लास को कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जो कंसेंसस है मेनली उसमें ये बोला जाता है कि सोशल क्लास है कल्चरल फैक्टर्स है, क्योंकि बेस्ड कल्चर टू कल्चर ये वेरी कर सकता है। सो मेनली आप यही याद रखेंगे कि कल्चरल फैक्टर्स में हमारी सोशल क्लास आती है। ठीक है। Next question is, which of the following are true when an organization uses intensive distribution of its products? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होंगी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। राइट, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब प्रोडक्ट्स को हर जगह पर कंपनी अवेलेबल करवाती है। और किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज करा जाता है? तो ये यूज करा जाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के लिए। राइट, तो देखिए पहली हमारी स्टेटमेंट है, इसमें बोला जा रहा है कि कस्टमर्स आर मॉडरेट इन नंबर्स। देखिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कस्टमर्स मॉडरेट इन नंबर नहीं होते हैं, कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं। राइट, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड है वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज। यस, वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज होता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। सी है कंज्यूमर आर ब्रांड कॉन्शियस। देखिए ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं होते हैं। राइट, अगर आपको नमक खरीदना है तो वहां पर ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर इतना नहीं होता है। राइट, जो हम डेली बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर इतना नहीं होता है। ब्रांड कॉन्शियस आपको कंज्यूमर कहाँ देखने को मिलेंगे? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं। राइट, या फिर शॉपिंग प्रोडक्ट्स में भी एक डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। मास एडवर्टाइजिंग होती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। यस, मास एडवर्टाइजिंग करी जाती है। प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशंस नहीं होती हैं। प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशंस कहाँ होती हैं? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं। राइट, जहां पर कंज्यूमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस करा जाता है, उसको प्लेजेंट बनाने के ऊपर फोकस करा जाता है। राइट, आप एक टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, वहां पर प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशंस नहीं होती हैं। राइट, इसको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज बी एंड डी ओनली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्लास में भी कवर था। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपको डेफिनेशन भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में है सेल्स प्रमोशन मेथड और लिस्ट 2 में है उनके गोल। तो सेल्स प्रमोशन मेथड में दिया गया है स्टॉक अलाउंसेस, प्रीमियम, सैम्पलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर नया प्रोडक्ट ट्राई करे, उसके लिए क्या दिया जाता है? तो देखिए कंज्यूमर नया प्रोडक्ट ट्राई करे, इसके लिए कंपनीज जो हैं वो ऑफर करती हैं सैम्पलिंग। राइट, सैंपल प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करा जाता है, सो दैट कंज्यूमर्स एक नए प्रोडक्ट को ट्राई करें, सैंपल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। नेक्स्ट है टू इंसेंटिवाइज स्टोर्स टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट। एक जो स्टोर है वो नए प्रोडक्ट को ट्राई करे, उसके लिए स्टॉक अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं। स्टॉक अलाउंसेस क्या होते हैं? जहां पर एक कंपनी फी पे करती है एक रिटेलर को उसके शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट को रखने के लिए, इसको स्टॉक अलाउंसेस बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है टू इंसेंटिवाइज स्टोर्स टू कीप सेलिंग अ प्रोडक्ट। स्टोर्स को इंसेंटिवाइज करना सो दैट वो प्रोडक्ट्स को सेल करें, तो इसके लिए करी जाती है एडवर्टाइजिंग। राइट, टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। सो कंज्यूमर्स अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करें, इसके लिए उनको प्रीमियम्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया, एक यूनिट जो प्रोडक्ट की है वो फ्री प्रोवाइड कर दी, तो प्रीमियम्स प्रोवाइड जो है वो करे जाते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन भी क्लास में कवर था। ट्रेड सेल्स प्रमोशन और कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन दोनों टेक्निक्स कवर थी। अगर आपको ये टेक्निक्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते थे। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन यस डुएबल था। Next question is arrange the following stages of buying decision process in a logical sequence. So देखिए buying decision process हमें पूछी गई है, उसकी कुछ stages दी गई हैं, हमें उन्हें logical sequence में लगाना है। तो 5 options हैं हमारे पास। सबसे पहले है comprehension, next is adoption, next need recognition, next is legitimization and E is attitude forming. So देखिए एक buyer है, जब वो एक प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसकी जो डिसीजन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या आएगा? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, एक नीड होनी चाहिए। सो नीड रिकॉग्निशन सबसे पहले आएगा।
राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नीड जब आपने रिकॉग्नाइज कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आएगा, नेक्स्ट विल बी कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए ये जो प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, ये एक तरह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के अलग अलग जो ऑप्शंस हैं उनको मेंशन करा हुआ है, राइट। जैसे कि हमारी जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस होती है जो हम जनरली पढ़ते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फिर जो हमारी रिस्पॉन्स हायरार्की आती है, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बीच में दिए गए हैं, तो उस तरह से दिया गया है, राइट। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। सो नीड रिकॉग्निशन के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस हमें चलना है। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन नेक्स्ट वुड बी कॉम्प्रिहेंशन, राइट। जब कॉम्प्रीहेंड एक कंज्यूमर ने कर लिया है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्प्रीहेंड कर लिया है, तो उसके बेस के ऊपर क्या होगा, उसका एटीट्यूड फॉर्म होगा, राइट। इंफॉर्मेशन आई तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एटीट्यूड फॉर्म होगा। उसके बाद कंज्यूमर्स को लेजिटिमाइज करेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, राइट। नेट इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन सर्च करेगा तो लेजिटिमाइज करेगा अपने एटीट्यूड को, जो फॉर्म हुआ होगा, जो इंफॉर्मेशन उसको मिली होगी, और एंड में कंज्यूमर अडॉप्ट कर लेगा एक प्रोडक्ट को। सो लास्ट स्टेप आएगा बी। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, विच इज सी, ए, ई, डी एंड बी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो प्रोसेस होती है नॉर्मली, अगर आपने वो पढ़ रखी थी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इनपुट लेना था रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल से भी, ये भी कोर्स में कवर थे। जो कंज्यूमर बिहेवियर की प्रोसेस है वो भी कोर्स में कवर थी, तो क्लास में दोनों ही कवर थे। तो अगर आपने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रूरल मार्केट्स। तो रूरल मार्केट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि गलत है, ये हमें बताना है। सो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन रूरल मार्केट्स आर ड्राइविंग कंपनीज टू देम। सो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं रूरल मार्केट्स में, क्या उनकी वजह से कंपनीज रूरल मार्केट्स की तरफ जा रही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। Next is information and communication technology are the drivers of change in rural markets. Information and communication technology यानी कि ICT, क्या ये चेंज ड्राइवर्स हैं रूरल मार्केट्स में? तो ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर येट टू हैपन टू रूरल मार्केट्स। देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं ये ऑलरेडी रूरल मार्केट्स में हो रहे हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि रूरल कंज्यूमर्स शॉप फॉर ग्रोसरी, अपैरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑफ एग्री इनपुट्स इन नियर बाई अर्बन शॉप्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो रूरल मार्केट्स देखिए क्लास में भी कवर्ड है। रूरल मार्केट्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो पोटेंशियल हैं, अगर आपने ये बेसिक चीजें भी पढ़ी होती तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और वैसे भी ये एक कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन था, एक इजी क्वेश्चन था। Next question is manufacturers of razors and cameras often price these products low and set high markups on razor blades and films. As per the above statement, manufacturers of razors and cameras are using which one of the following? So देखिए प्राइसिंग मेथड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रेजर्स के और कैमरास के, वो इन प्रोडक्ट्स को का जो प्राइस है वो लो रखते हैं, राइट। लेकिन जो रेजर्स ब्लेड्स हैं और जो फिल्म्स हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स का, कैमरास और रेजर्स का जो एक्सेसरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ब्लेड्स और फिल्म्स, उनके प्राइस को ज्यादा रखा जाता है। यानी कि आपका मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम है, जो इनकी एक्सेसरीज हैं उनका प्राइस ज्यादा है। तो इस केस में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन सा प्राइसिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड इज टू पार्ट प्राइसिंग, थर्ड इज प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग एंड फोर्थ इज बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो देखिए ये जो हमारी टेक्निक होती है जहां पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसमें प्राइस कम रखा जाता है और एक्सेसरीज जो होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसके प्राइस को ज्यादा रखा जाता है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक मॉडरेट सा ही क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, क्लास में भी कवर था। कैप्टिव प्राइसिंग देखिए यहाँ पर दी गई है। कैप्टिव प्राइसिंग में जो कोर प्रोडक्ट है उसका प्राइस हम कम रखते हैं और एक्सेसरी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखते हैं, और इसी को कहा जाता है कैप्टिव प्राइसिंग।
क्वेश्चन इज अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम यानी कि BMS combining successive stages of production and distribution under single ownership is known as। so देखिए BMS यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का जहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल ओनरशिप के अंडर ही होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कॉर्पोरेट BMS, एडमिनिस्ट्रेड BMS, कॉन्ट्रेक्चुअल BMS एंड कन्वेंशनल BMS। सो देखिए बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा कॉर्पोरेट BMS। राइट, कॉर्पोरेट BMS में जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही कंपनी करती है। राइट, इसके अलावा जिसकी फ्रेंचाइजी दे देते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल BMS बोलते हैं। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास कहीं ना कहीं पावर होती है मैन्युफैक्चरर के पास, वो एडमिनिस्ट्रेड BMS को यूज करती हैं। राइट, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई, तो इस तरह की कंपनीज आपको एडमिनिस्ट्रेड BMS यूज करते हुए मिलेंगी। राइट, और कन्वेंशनल BMS कुछ नहीं होता है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए ये कोर्स में यहाँ पर कवर था, क्लास में कवर था कॉर्पोरेट BMS। कॉर्पोरेट BMS की अगर आपको डेफिनेशन भी पता थी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। और कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का एग्जांपल अगर हम बात करें तो एम्बे इसका काफी फेमस एग्जांपल है। Following are characteristic quadrant of BCG matrix। तो BCG मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्वाड्रेंट्स हमसे पूछे गए हैं, यानी कि हमें बताना है कि BCG मैट्रिक्स के जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इन ऑप्शंस में से वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कैश काउज, क्वेश्चन मार्क, व्हाइट एलिफेंट, क्राउन ज्वेल एंड डॉग। तो देखिए BCG मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, कैश काउ आता है, स्टार आता है और डॉग आता है। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट, क्राउन ज्वेल ये नहीं आएगा, राइट आंसर होगा कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ABE ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए क्लास में ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर कवर थी। BCG मैट्रिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाया गया था। BCG मैट्रिक्स को डेवलप करा था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 1970 में। और इसके जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो होते हैं स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। Next question is holistic marketing recognizes that a broad integrated perspective is necessary. Which of the following are the components of holistic marketing? तो holistic marketing के components पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। होलिस्टिक मार्केटिंग में हम इंटीग्रेटेड मैनर में मार्केटिंग की एक्टिविटीज को करते हैं और इसमें उन सभी पार्टीज को, सभी कस्टमर्स को, सभी हमारे जो सप्लायर्स हैं सभी को इंक्लूड करने की कोशिश करी जाती है जो हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। राइट, सो होलिस्टिक मार्केटिंग के मेनली हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। उन चारों कंपोनेंट को हमें यहाँ पर बताना है कि वो कौन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग। तो देखिए ग्रीन अगर हम बात करें डायरेक्ट मार्केटिंग की तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग में नहीं आता। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग, लेकिन ग्रीन मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर देखिए इसका हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज B, C and D ओनली। सो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, क्लास में भी देखिए कवर था। होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग को हम कई बार सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी बोलते हैं और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो काफी इजी ये क्वेश्चन था। Next question is which of the following statements are true for direct marketing? So direct marketing से related कौन कौन सी statements correct हैं ये हमें बताना है। direct marketing क्या होती है? direct marketing जिसमें जो marketer है वो directly अपने product को sell करता है consumer को, इसमें बीच में कोई भी intermediaries नहीं होते हैं। राइट, सो देखिए पहली स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं अच्छे से। पहली स्टेटमेंट में दिया गया है डायरेक्ट मार्केटिंग इज एन इंटरैक्टिव मोड ऑफ मार्केटिंग। तो यस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरैक्टिव मोड ऑफ मार्केटिंग है जहां पर मार्केटर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने कंज्यूमर से। ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। सेकंड है डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन
नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी कल्चरल मार्केटिंग। सो देखिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल है ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में मार्केटर डायरेक्टली कंज्यूमर को कॉन्टेक्ट करता है, बीच में कोई नेटवर्किंग नहीं होती है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। सी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड द इंटरनेट हैव फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। यस, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट की वजह से कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना इजीली हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग जब एक कंपनी कर रही है, कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर ऑनलाइन पेमेंट्स भी करेगा, सो उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का रोल तो रहेगा। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये हम स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और लास्ट स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक। तो यस, डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होती हैं, कहीं से भी डायरेक्ट मार्केटिंग करी जा सकती है। सो ई स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज ACE ओनली। देखिए क्लास में ये कवर था, अगर आपको मीनिंग पता था डायरेक्ट मार्केटिंग का, आपने अच्छे से पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन वुड एंश्योर दैट। देखिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है और बोला जा रहा है कि एक जो आइडियल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होगा, कि आइडियल एड कैंपेन होगा, वो क्या क्या एंश्योर करेगा, राइट क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो आइडियल है। सो देखिए पहली स्टेटमेंट में दिया गया है कि द एड मोटिवेट्स कंज्यूमर्स टू कंसिडर परचेज ऑफ द ब्रांड। तो यस, जो हमारा एड कैंपेन है वो कंज्यूमर को मोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द एड गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट नॉलेज टू द कस्टमर्स। देखिए जो एड होता है उसका मेन पर्पस होता है कंज्यूमर को मोटिवेट करना, उसको अवेयर करना, हर तरह की जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है, वो एक एड कैंपेन में प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही एक पर्टिकुलर एड होती है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एड का पर्पस नहीं होता है। तो बी देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट है द एड causes the customer to pay attention but does not distract from the intended message। yes, तो देखिए एड जो है वो कंज्यूमर का अटेंशन गेन करती है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए इंटेंडेड मैसेज से, बिल्कुल सही बात है। जो भी इंटेंडेड मैसेज है वो एक एड कैंपेन को उसके ऊपर फोकस करना ही चाहिए। नेक्स्ट है द एड प्रॉपरली रिफ्लेक्ट्स द कंज्यूमर्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर्स विद द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड्स। देखिए डी स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि जो एड है वो प्रॉपरली कंज्यूमर के जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको रिफ्लेक्ट करे विद द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। और ई स्टेटमेंट दी गई है कि द राइट कंज्यूमर इज एक्सपोज्ड टू द राइट मैसेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जब भी हम कोई एड कैंपेन प्लान कर रहे हैं तो यही हमारा फोकस होता है कि जो भी हमारा टारगेट कंज्यूमर है, राइट कंज्यूमर है, वो एक्सपोज हो राइट एड मैसेज को, राइट प्लेस के ऊपर और राइट टाइम के ऊपर। सो क्या इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज ACD ओनली। सिर्फ बी एलिमिनेट होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही हैं। सो एडवर्टाइजिंग के नॉलेज को इस क्वेश्चन में टेस्ट करा गया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल एनालिटिकल ये क्वेश्चन था, राइट। अगर आपने एडवर्टाइजिंग को काफी अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पर कर सकते थे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता, थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ती, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 हमें दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में मेंशन है मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज और लिस्ट 2 में है उनका डिस्क्रिप्शन। मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज में मेंशन है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। और ये कहां से आया है, ये एंसॉफ मैट्रिक्स से लिए गया है इस क्वेश्चन को। सो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करती है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का यूज करके एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ही ग्रोथ करती है। यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं नए मार्केट्स में, तभी तो हम नया मार्केट डेवलप करेंगे ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग ही है लेकिन एक नए मार्केट में हम उसे सेल कर रहे हैं, नोन एज मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक नया प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं लेकिन उसको सेल करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, राइट। एग्जिस्टिंग मार्केट्स में जब एक नया प्रोडक्ट सेल करा जा रहा है इट इज नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जब हम नया प्रोडक्ट सेल करते हैं
नए मार्केट में इसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन की सबसे रिस्की स्ट्रेटेजी होती है। और राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए क्लास में ये कवर था एंस ऑफ मैट्रिक्स, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपने ये टेबल देखा था एंस ऑफ मैट्रिक्स का बेसिक भी अगर पढ़ा था तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। Next question is the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence indicates which of the following। so देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो नॉलेज है, जो कर्टसी है और जो उनकी एबिलिटी है टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर्स, उसको हम क्या बोलेंगे। तो सर्विस मार्केटिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड रिलायबिलिटी। राइट। सो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है कि एक जो एम्प्लॉई है वो कस्टमर को एश्योर कर पा रहा है अबाउट द सर्विस डिलीवरी। राइट। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है जो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। एम्पैथी का मतलब है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना, उस कस्टमर की जगह खुद को रख करके देखना। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो सर्विस है उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करना। राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सर्विस मार्केटिंग में कवर्ड था ये पर्टिकुलर टॉपिक भी क्लास में। एश्योरेंस देखिए यहाँ पर दिया गया है। एश्योरेंस का यही मतलब होता है कि जो एक एम्प्लॉई है वो कॉन्फिडेंस को कन्वे कर पा रहा है, ट्रस्ट को कन्वे कर पा रहा है टू द कस्टमर। राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एश्योरेंस। और 5 रेटर जो हमारे डायमेंशंस हैं सर्विस क्वालिटी से, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूजीसी नेट 2023 में जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।